हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन्स की वर्किंग, कि नेफ्रॉन्स कैसे काम करते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं, बैकबोन के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, और उन 2 किडनीज़ में पर किडनी मतलब हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम अपने नेफ्रॉन्स की वर्किंग को आज समझने की पूरी कोशिश करेंगे। होपफुली आपको समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट इट। उसकी वर्किंग देखने से पहले सबसे पहले हम उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। फिर हम उसके डिटेल वर्किंग पे चलेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड प्योर कैसे होता है। यह है आपका नेफ्रॉन। अब इसमें जो एक आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर आती है किडनी के अंदर। और इम्प्योर ब्लड जब रीनल आर्टरी आती है तो यहाँ पर उसकी ब्रांचिंग होती है, मतलब वो कुछ कई सारे ब्रांचेस में ब्रेक होती है, फिर रीयूनाइट होकर बनती है एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी और एफरेंट आर्ट्रियोल वाइड होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करती है इस कप शेप स्ट्रक्चर में। ये जो येलो कलर का कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। और ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसकी जो वॉल है वो बहुत थिन होती है। तो ये आपकी रीनल आर्टरी अंदर एंटर कर रही है। पहले उसकी ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होके वो रीयूनाइट होगी, तब हम उसको एफरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे। एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आई, फिर यहाँ पर वो दोबारे से कैपिलरीज में का नेटवर्क बन जाता है, मतलब वो दोबारे से ब्रेक होती है। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरी का जो नेटवर्क जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है ये दोबारे से रीयूनाइट होता है, यहाँ पर वो नैरो होती है, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो कैपिलरीज हैं यहाँ पर आएंगी और ये दोबारा से यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये जो पूरा सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं वेसेरेक्टा। फिर ये जो ब्लू कलर की आगे निकल रही है इसको हम बोलेंगे रीनल वेन। अब ज़रा ये येलो पोर्शन को पढ़े तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो कप शेप है इसको हम बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। और जो ये है, ये जो आपको लूप सा नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो यू शेप्ड है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। पूरे को लूप ऑफ हेनले, अगर आधे की बात की जाए तो डिसेंडिंग लिम्ब, और आधे की इसकी इतने पोर्शन की बात की जाए तो असेंडिंग लिम्ब। और फिर ये जो इतना ट्यूब है इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। जो रीनल आर्टरी है वो हमारे हार्ट से सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं आयोटा। उस आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। रीनल आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। याद रखिएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम, लेकिन ब्लड इम्प्योर है, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो रीनल आर्टरी उस इम्प्योर ब्लड को लेकर यहाँ पर एंटर करती है। ये जो ग्लोमेरुलस है, यानी कि जिसको सराउंड ये बोमेन कैप्सूल कर रहा है, तो रीनल आर्टरी ब्लड लाई और वो पहुँच गया आपका ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस के अंदर आपका ब्लड आया यहाँ पर। अच्छा, ये जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है ये नैरो होती है। इसके नैरो होने के पीछे भी रीज़न है। जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके नैरो होने के पीछे रीज़न ये है कि जो ब्लड है ग्लोमेरुलस के अंदर, ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर से आता है। अब वो हाई प्रेशर से आएगा और ये नैरो है तो उस ब्लड को रेसिस्ट करेगी, मतलब उस ब्लड को रोकेगी जाने से। तो सारा का सारा प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप होगा। आप समझ रहे हैं, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये नैरो है। मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर से आता है। अब वो हाई प्रेशर और बिल्डअप ऐसे होगा कि जब ब्लड यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा और ये नैरो है तो ये उसको फ्लो करने से रोकेगी, रेसिस्ट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर बिल्डअप होगा। उस प्रेशर के बिल्डअप होने से, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से सॉल्ट, आप ऐसे देख सकते हैं, ब्लड के अंदर से वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज,
प्लाज्मा सॉल्यूट्स और कुछ सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम, ये इसमें से मतलब इस ग्लोमेरुलस में से छन के यानी कि फ़िल्टर होके बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। मतलब जब ब्लड आपका रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस में आया तो वो इतने हाई प्रेशर से आता है कि उस ब्लड के अंदर से कुछ यूज़फुल सब्सटेंस और कुछ हार्मफुल दोनों के दोनों ही फ़िल्टर होके छन के ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो जो चीज़ छन करके बोमेन कैप्सूल के अंदर आती है, फ़िल्टर होके बोमेन कैप्सूल के अंदर आती है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसमें ब्लड नहीं होता है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं और सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है यानी कि जैसे सोडियम। ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। और जो आपको ये ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है इसके अंदर ब्लड है। अब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से जो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वाटर, यूरिया, ये सब निकल गया तो ब्लड थिक हो जाता है। वो थिक ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल में जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से फिर यहाँ पर वैसा रेक्टा में जाता है। तो ब्लड की जर्नी तो इन ट्यूब्स में है, यानी कि ब्लड इन ट्यूब्स में फ़्लो करता है। और जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आया था, वो बोमेन कैप्सूल में आएगा, उसके बाद पीसीटी में आएगा, फिर लूप ऑफ हेनले में आएगा, फिर डीसीटी में और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में। तो सबसे पहले एक प्रोसेस तो इधर ही हो जाता है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच में। जो ब्लड रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस के अंदर आता है वो बहुत हाई प्रेशर से आता है। उस हाई प्रेशर की वजह से कुछ यूज़फुल सब्सटेंस और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस सारे के सारे फ़िल्टर होकर इसमें आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल में। इस तरह का फ़िल्ट्रेशन जो बहुत हाई प्रेशर पर हो, एक ऐसा फ़िल्ट्रेशन जो बहुत हाई प्रेशर पर हो और उसमें से उस फ़िल्ट्रेशन में कुछ यूज़फुल सब्सटेंस और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस निकलें, इस तरह के फ़िल्ट्रेशन को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक होता है नॉर्मल फिल्ट्रेशन और हम यहाँ पढ़ रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन बहुत हाई प्रेशर पर होता है। अब उस हाई प्रेशर की वजह से जो फ़िल्टर होकर इस बोमेन कैप्सूल में आता है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ कराऊँ तो वाटर, यूरिया, सॉल्ट यानी कि सोडियम सॉल्ट, ग्लूकोज और प्लाज्मा सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो बोमेन कैप्सूल से निकलकर पीसीटी में आएगा। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के पास इतनी बड़ी जर्नी है चलने के लिए। इसमें जैसे इतने जगह पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, वैसे ही इतनी पूरी जर्नी में एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होगा कि ये जो ब्लड इन ट्यूब्स में यानी कि इन वेसा रेक्टा में आ रहा है वो ब्लड थिक है। वो ब्लड क्या करता है, पीसीटी में से और लूप ऑफ हेनले में से और डीसीटी में से इतनी पूरी जर्नी में उसको जो भी यूज़फुल चीज़ें लगती हैं, कि जो यूज़फुल चीज़ें उसको लग रही हैं कि वो अभी इस चीज़ यहाँ पर पीसीटी में और लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट है, वो उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम इसको रीएब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। लेकिन वर्ड यहाँ पर आगे सेलेक्टिव भी लग रहा है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका वैसा रेक्टा है वो उतनी ही चीज़ें रीअब्जॉर्ब करेगा ताकि ब्लड की कंसिस्टेंसी पे कोई फ़र्क ना आ जाए। मतलब ये जो आपकी ट्यूब्स हैं इनमें से यूज़फुल चीज़ें, ये जो वेसा रेक्टा है इसमें जो ब्लड है वो रीअब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन उतना रीअब्जॉर्ब करेगा जिससे ब्लड की कंसिस्टेंसी पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि सेलेक्ट करके चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करेगा। इसलिए टर्म दिया जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर इसमें वेसा रेक्टा में इस पोर्शन में और यहाँ इतने पूरे रीजन में होता है आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ हुआ था, यहाँ पर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच में होता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो इतने रीजन में होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जब हो जाता है
तो इस ब्लड को मूव करने के लिए इतनी सारा टाइम मिलता है कि वो इस रीजन में भी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा है। तो इतने पूरे रीजन में सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता रहेगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फाइनली जो ब्लड यहाँ पर जाएगा रीनल वेन के अंदर, वो एकदम प्योर ब्लड होगा जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो गया है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इतनी जर्नी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव कर रहा था उसमें से यूज़फुल चीज़ें ब्लड ने ले ली, तो फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट में आता है वो आपका यूरिन होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में जो भी कुछ पहुंच रहा है वो यूरिन है, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। वो यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरिन को डालेगी। फिर जैसे मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो ये आपकी किडनीज़ हैं। इन किडनीज से 2 ट्यूब्स निकलेंगे। इन दोनों ट्यूब्स को हम बोलेंगे यूरेटर्स, और यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग होगी नीचे की तरफ जिसको हम बोलेंगे यूरिथ्रा। तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आएगा, फिर यूरेटर्स में पहुँचेगा, फिर कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आएगी, सिग्नल आएगा या आप कह सकते हैं ऑर्डर आएगा, और यूरिथ्रा में यहाँ पर गेट्स जैसी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स होंगी और यूरिन फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो फंक्शन करते हैं। एक सेकेंड, अगर हम एक जगह पर इम्प्योर ब्लड के पाथवे को रिवाइज करना चाहें तो सबसे पहले ब्लड आता है आपके अयोटा से रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल में, फिर ग्लोमेरुलस में, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल में, फिर वेसा रेक्टा में, फिर रीनल वेन में, फिर वेना केवा में, और फिर आपके हार्ट के राइट एट्रियम में। डायग्राम से देखें तो सबसे पहले अयोटा, अयोटा से रीनल आर्टरी, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ग्लोमेरुलस। यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, बहुत हाई प्रेशर से ब्लड आएगा तो उसमें से चीज़ें छन कर फिल्टर होके निकलेंगी। बहुत हाई प्रेशर से में जो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, और जो चीज़ फ़िल्टर होकर इस बोमेन कैप्सूल में पहुँचेगी उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर वाटर, यूरिया, सोडियम सॉल्ट्स, प्लाज्मा सॉल्यूट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। अब वो जो ब्लड है वो एफरेंट आर्ट्रियोल में पहुँचेगा। एफरेंट आर्ट्रियोल में जो ब्लड होगा वो बहुत थिक होगा क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। फिर एफरेंट आर्ट्रियोल से वो ब्लड यहाँ वेसा रेक्टा में फ़्लो करेगा। वेसा रेक्टा से फ़्लो करने के बाद इतनी पूरी जर्नी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जब वो यहाँ से ट्रैवल करेगा बोमेन कैप्सूल से पीसीटी में आएगा, फिर लूप ऑफ हेनले में आएगा, और जब डीसीटी में आएगा इतने पूरे रीजन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। मतलब जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो ब्लड में वापस जाएंगी, सारी की सारी यूज़फुल चीज़ें ब्लड में वापस जाएंगी, लेकिन ब्लड उतनी ही चीज़ें रीअब्जॉर्ब करेगा जिससे कि ब्लड की कंसिस्टेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। इसलिए हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो फाइनली ब्लड फिर रीनल वेन में जाएगा, रीनल वेन से वेना केवा, वेना केवा से हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में, और जो यहाँ कलेक्ट होगा कलेक्टिंग डक्ट में वो यूरिन कहलाएगा। फिर वो यूरिन यूरेटर्स से ये यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यहाँ पे ब्रेन से सिग्नल मिलेगा, ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स होंगी और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपका नेफ्रॉन, हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं। इस तरीके से इम्प्योर ब्लड प्योर होता है। लास्ट में अगर मैं एक रीज़न और आपको रिवाइज़ करवाऊँ तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो नैरो क्यों होती हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल इसलिए नैरो होती हैं क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल नैरो होंगी
तो यहाँ पर वो ब्लड को फ्लो होने से रोकेंगी, रेसिस्ट करेंगी, जिसकी वजह से इतने रीजन में हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा। उस हाई ब्लड प्रेशर का फ़र्क या एडवांटेज ये होगा कि उसके अंदर से चीज़ें फ़िल्टर होकर छन करके यहाँ बोमेन कैप्सूल में जाएंगी। उसमें कुछ जो छन के यहाँ पहुँचेगा उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होंगे और वेस्ट भी होगा। होपफुली आपको नेफ्रॉन का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स या क्वेरीज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Rest, just take care. Bye bye, good night.